Hello students, once again I would like to welcome you to this series of lectures और मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस सब्जेक्ट का आज जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रीवियस हमारे जो लेक्चर वीडियो था वहां पर हमने वेरियस अप्रोचेस देखे थे, डिफरेंट अप्रोचेस टू मैनेजमेंट। और पहला जो अप्रोच था जिसको हमने कैटेगराइज किया था एज क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट, उसमें जो फर्स्ट आपका एक टाइप या एक अप्रोच आता है दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब अगर मैं बात करता हूं साइंटिफिक मैनेजमेंट की, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट लार्जली रिलाई करता है टेररिज्म के ऊपर। लाइक फ्रेडरिक विल्सन टेलर, एफडब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक विल्सन टेलर, जिनको कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा गया है, इनके द्वारा जो प्रपोज किए गए प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरह लिया गया है। और जो भी एंटायर फील्ड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो बाय एंड लार्ज ये टेलर के प्रिंसिपल्स के अराउंड रिवॉल्व होती रहती है। अपार्ट फ्रॉम टेलर और भी दूसरे कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं, लाइक अगर मैं पेटर डिकर की बात करता हूं या फिर हमने और भी नाम उस समय देखे थे पिछले हमारे लेक्चर वीडियो के अंदर। तो देयर आर क्वाइट अ फ्यू कंट्रीब्यूटर्स जिन्होंने अपने कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ आइडियोलॉजीज वो दिए हैं व्हेन इट कम्स टू हाउ a person can manage an organization, how a person can manage business। तो बिजनेस के रिस्पेक्ट में या मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये वाइडली एक्सेप्टेबल है। और अगर मैं टेलर के शब्दों में साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिफाइन करने जाऊं तो अकॉर्डिंग टू हिम जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, यू आर मेंट टू डू। ठीक है, पहली चीज सेंस ऑफ क्लैरिटी इज ऑलवेज नीडेड। जब भी आप मैनेज करने की बात करते हैं तो पहली चीज एक क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू या व्हाट एग्जैक्टली यू वांट योर पर्सन, योर लाइक सबऑर्डिनेट्स टू डू फॉर यू। आप जैसे मैनेजमेंट को हम डिफाइन करते हैं, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस और इट इज अ टास्क, इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अदर्स। तो जब मैं लोगों से काम करवाने की बात करता हूं, जब मैं खुद से भी कोई काम कंप्लीट करने की बात करता हूं, तो पहली चीज है क्लैरिटी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में जब हम बात करते हैं तो टेलर ने उसी चीज के ऊपर एम्फेसाइज किया है कि फर्स्ट ए पर्सन शुड हैव दैट क्लैरिटी, व्हाट एग्जैक्टली क्या रिजल्ट हमें चाहिए, तो व्हाट यू वांट, यू आर मेंट टू डू। एंड फिर जो सेकंड पार्ट ऑफ डेफिनेशन है वो फोकस करता है कि कैसे आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है या साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है इट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, यू आर मेंट टू डू एंड एंश्योरिंग एंड मेकिंग इट श्योर एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। ठीक है, तो सिर्फ क्या करना है उसकी क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए, एट द सेम टाइम आपको इस चीज की भी क्लैरिटी चाहिए कि आप वो चीज, वो टास्क कैसे कंप्लीट कर सकते हैं विद इन जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज आपको अलोकेट किए गए हैं, उन रिसोर्सेज को यूज करते हुए आप कैसे एक इकोनॉमिक वे में उस एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। तो जब मैं बात करता हूं दो चीजें हैं, एक तो बेस्ट वे में और दूसरा चीपेस्ट वे में, है ना। तो जो भी आपको टास्क असाइन किए जाते हैं व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट, हम कब कहेंगे कि आपने उस टास्क को जस्टिफाई किया है या आपने क्या सकते उसको प्रॉपर्ली मैनेज किया है, जब वो कंप्लीट हो जाए इन ड्यू टाइम और एक बेस्ट वे में और एक चीपेस्ट वे में आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है, इसी डेफिनेशन को अगर मैं प्रैक्टिस करने जाऊं या इसी को मैं अगर अमल में लेने जाऊं, इसको मैं फॉलो करने जाऊं, तो मुझे जरूरत होगी टेलर के द्वारा दिए गए जो प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल्स को समझने की।
टेलर ने 1911 में एक बुक टेलर के द्वारा पब्लिश की गई थी। इनके द्वारा एक बुक इन्होंने लिखा था साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर, which is named as the principle of scientific management। तो वो जो बुक पब्लिश हुआ था 1911 में, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वहां पर जो प्रिंसिपल्स प्रपाउंड किए गए थे, बताए गए थे। पहला जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है, लाइक जब भी मैं मैनेजमेंट की बात करता हूं तो मैनेजमेंट इज लाइक प्योरली बेस्ड ऑन लॉजिक्स, बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। जैसे हमने देखा भी था कि क्लासिकल जो अप्रोच है मैनेजमेंट का, वो यही एक अजम्पशन लेके चलता है दैट ह्यूमन बीइंग्स या पीपल आर रैशनल। तो रैशनैलिटी के ऊपर हम बात करते हैं, हम वहां पर साइंटिफिक, किसी भी चीज के लिए साइंटिफिक बेस की बात करते हैं। तो वैसे ही पहला जो प्रिंसिपल है वो यही कहता है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब या रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब। मैनेजमेंट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ थंब? ये रूल ऑफ थंब क्या होता है? लाइक बहुत सी बार हम देखते हैं जब कोई भी एक वर्क हम रिपीटेडली करते हैं, कहीं ना कहीं जब हम उसके यूज टू हो जाते हैं, जब हम अपने एक्सपीरियंसेस से कोई चीज सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसको एक बेस मान लेते हैं, क्योंकि फाइन नेक्स्ट टाइम भी जब इस तरह का कोई टास्क होगा तो हमको इसी तरह इसको कंप्लीट करना है, isn't it? तो आपके एक्सपीरियंसेस से जो चीज आपने सीखी है, या एक चीज होती है ट्रायल एंड एरर का जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है। मैनेजमेंट उस ट्रायल एंड एरर में बिलीव नहीं करता। मैनेजमेंट ये चीज देखता है कि अननेसेसरी इधर उधर बहुत सारी जगहों पर टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज वेस्ट करने की बजाय हम चीजों को एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें, हम वहां पर लॉजिक्स, रीजंस अप्लाई करें और बेस्ड ऑन रैशनैलिटी हम हमारे डिसीजंस लें, ना कि जस्ट मियरली बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस या आवर इंट्यूशन। ठीक है, तो पहला जो प्रिंसिपल है दैट ईच एंड एवरी एक्टिविटी इट मस्ट बी स्टडीड इन अ साइंटिफिक वे, और आपको वो जो टास्क है उसको कंप्लीट करना है साइंटिफिकली एंड बाय रिप्लेसिंग द लाइक इंट्यूशन और यू कैन से अदर एक्सपीरियंसेस एंड डिफरेंट थिंग्स। तो वो जो रूल ऑफ थंब है आपको उसको रिप्लेस करना है और साइंटिफिकली हर एक एक्टिविटी को, हर एक टास्क को आपको स्टडी करना है एंड देन आपको अपना काम परफॉर्म करना है। द सेम थिंग अप्लाइज टू योर वर्कफोर्स। ठीक है, जैसा कि कहा गया है लाइक मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अदर्स। तो वो जो अदर्स की कैटेगरी में या उस अदर्स जो वर्ड है उसकी डेफिनेशन में जितने लोग बिलोंग करते हैं वो सब कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पिंग हैंड्स होते हैं। तो जो आपके हेल्पिंग हैंड्स हैं, आपके जो एम्प्लॉइज हैं, आपके जो वर्कर्स हैं, आपके जो वर्कमैन हैं, उनका जो सिलेक्शन है या जो उनका जो अपॉइंटमेंट है, जो टास्क आप लोगों को असाइन करके देते हैं, तो हमें ऐसे ही किसी को भी उठा के कोई वर्क नहीं दे देना है। जो भी वर्क असाइनमेंट्स होते हैं वो वर्क असाइनमेंट्स एक हम कह सकते हैं कि उसके लिए भी आपके पास कुछ लॉजिकल बेस होना चाहिए। द राइट सेट ऑफ वर्क मस्ट गो टू द पर्सन जो कि कैपेबल है उसको परफॉर्म करने के लिए। तो एलिजिबिलिटी की जब मैं बात करता हूं, जब मैं कैपेबिलिटीज की बात करता हूं, ठीक है, तो एक प्रॉपर मैच होना चाहिए जिस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और जो काम उसको असाइन किया गया है। ठीक है, तो उसकी जो क्वालिटीज है उसकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग हम उसको वर्क असाइन करें। तो इंटरेस्ट की जब बात आती है, जब लाइक एक्सपर्टीज की बात आती है, तो जिसके पास जिस काम का एक्सपोजर है, उसको जिस काम में एक्सपर्टीज है, जिसको जिस काम का करने का आइडिया है, ऐसे लोगों को हम साइंटिफिकली आइडेंटिफाई करें। इफ दे आर नॉट इनटू इट, अगर कोई पर्सन है जिसको कोई काम करना नहीं आता है, तो वी मस्ट ट्रेन द पर्सन। तो पहली चीज है साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए, कुछ साइंटिफिक ग्राउंड्स पे, कुछ लॉजिक्स के बेसिस पे हम लोगों को आइडेंटिफाई करें कि कौन किस काम के लिए लायक है,
दूसरा, हम उनको प्रिपेयर करें, तैयार करें फॉर सम फ्यूचर गोल्स। ऐसा नहीं कि वन टाइम जो मैंने टास्क किसी को दे दिया है वो व्यक्ति जीवन पर्यंत उसी काम को करता रहे। हमें उस पर्सन का पोटेंशियल देखना है और हमें उसको फ्यूचर रोल्स के लिए प्रिपेयर करना है। तो ट्रेनिंग मस्ट बी देयर। तो साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, क्योंकि जब तक अनटिल अनलेस आपका जो वर्कफोर्स है वो खुद को अपग्रेड नहीं करेगा, ठीक है, आई एम श्योर कि आप रेस से हमेशा बाहर हो जाएंगे या फिर कहीं ना कहीं आप पीछे रहेंगे। तो वो जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन में आप तभी बने रह पाएंगे, सरवाइव आप तभी कर पाएंगे, आपका बिजनेस तभी ग्रो करेगा जब आपके वर्कर्स अपनी स्किल सेट को, अपने नॉलेज बेस को टाइम टू टाइम अपग्रेड करते चले जाएं। तो किसको क्या वर्क देना है वो हमें साइंटिफिकली देखना होता है। फिर एक चीज आती है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अगर मैं बात करूं तो इसी चीज को हम ऐसे लेके दे सकते हैं कि सी डिस्टर्बेंसेस या डिस्ट्रैक्शन कब होता है, व्यक्ति अपना पीस ऑफ माइंड कब होता है, जब कहीं ना कहीं बाहर से कोई चीज उसको ट्रबल कर रही हो। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। एज मैनेजर्स हमारा जो काम है, हमारा काम क्या होता है, लोगों को यूनाइट करना, ना कि उनके बीच में फ्रैक्शंस क्रिएट करना। तो हमें लोगों को बांटना नहीं। वो अंग्रेजों का एक जरूर एक प्रिंसिपल हुआ करता था, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, लेकिन यहां पे हमें उनको एकजुट रखना है। हमें अलग अलग डायरेक्शंस में लोगों को नहीं लेके जाना है, रादर हमें उनको एक साथ एकजुट करना है और एक एग्रीगेट फोर्स की तरह उनसे काम लेना है। तो शांति या पीसफुल एक एनवायरनमेंट बना रहे, इसलिए जो भी डिस्प्यूट्स, जो भी डिफरेंसेस इंडिविजुअल्स के होते हैं, हमें उनको टाइमली एड्रेस करना है। तो वी मस्ट फोकस ऑन हार्मनी एंड नॉट द डिस्कॉर्ड। कैसे शांति बनाए रख सकते हैं उसके ऊपर ध्यान देना है, ना कि जो चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है उनको कैसे प्रमोट करना, ठीक है। तो हमें लोगों के डिफरेंसेस को कम करना है। अगर वो डिफरेंसेस कम हो जाते हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी ए पीसफुल एनवायरनमेंट टू वर्क। देन एक चीज आती है मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, या इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि डेवलपिंग दी वर्कर्स टू देयर फुलेस्ट, देयर फुल एक्सटेंट। जितने मैक्सिमम वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, हमें उसके कंट्रीब्यूशंस को मैक्सिमाइज करना है। हमें ये देखना है कि किस व्यक्ति में कितना पोटेंशियल है, उसको उस पोटेंशियल तक लेके जाना, ठीक है। या हम ऐसा भी कहें कि उसके पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना। तो एक चीज जो है मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, हमें मैक्सिमाइज करना है। हमें ये देखना है कि जो भी बोथ पार्टीज, जैसे ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं तो जो एम्प्लॉयर है, नियोक्ता जो है, प्लस जो कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों फाइनेंशियली, दोनों साइकोलॉजिकली ग्रो करें, ठीक है। उनकी इकोनॉमिक वेलबीइंग, उनकी जो सोशल वेलबीइंग है, प्लस उनकी जो पर्सनल वेलबीइंग है, उन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपको एफर्ट्स करने हैं उनको मैक्सिमम लेवल तक लेके जाने के लिए। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, अगेन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से ही रिलेटेड एक और प्रिंसिपल है, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखिए एक कहावत होती है, हिंदी में भी ऐसा कहा जाता है, अकेला चना जो है वो भार नहीं ढोती, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं, आइसोलेशन में अगर आप काम करते हैं तो आप अकेले यू आर नॉट दैट मच कैपेबल कि आप सारी चीजें कर लें, ठीक है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग कोई सुपर हीरोज नहीं है जो सारा काम अकेले से कर सके। तो इसलिए वी नीड टू टेक हेल्प, एट द सेम टाइम वी नीड टू प्रोवाइड हेल्प टू समवन एल्स। तो जो जरूरतमंद है उसको हम अपनी हेल्प दे दें। अगर हमें कहीं किसी से
किसी तरह की कोई हेल्प रिक्वायर्ड है तो हम पर्सन को अप्रोच करें और उससे वो हेल्प लें। ठीक है, तो मदद मांगने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता है। हम एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे के काम में जो भी इनपुट हम दे सकते हैं वो इनपुट दें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें और कहीं भी लाइक अपनी खिचड़ी हम अलग ना पकाएं, सॉर्ट ऑफ थिंग। तो इंडिविजुअलिज्म उसको हमें प्रमोट नहीं करना है, कलेक्टिविज्म को हमें प्रमोट करना है। एंड फाइनली एक चीज और यहां पर जो मैं मिस कर गया था, दैट इज मेंटल रिवॉल्यूशन। लोगों के माइंडसेट जब बात आती है, जैसे अगर मैं ब्रेन ड्रेन की बात करूं या पॉलिशिंग की बात करूं, तो हमें लोगों के ब्रेन वॉश करने की जरूरत है। हमें पॉजिटिव डायरेक्शंस में लोगों को लेके जाना चाहिए। मेंटल जो उनका स्टेट होता है, ठीक है, वहां पे कुछ रिफॉर्म्स लेके आने की जरूरत होती है। जो एक रूढ़िवादिता सोच है, जो एक कंजर्वेटिव एक अप्रोच होता है लोगों का, जो कहीं ना कहीं उनकी पुरानी धारणाएं होती हैं, उनसे बाहर निकाल के उन्हें चीजों को बारे में, जैसे बहुत सारे हम बात करते हैं लाइक जैसे बहुत सारी क्या कह सकते हैं हम भ्रांतियां होती है, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस लोगों के अंदर होते हैं। अंधविश्वास की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप अंधविश्वास के साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, बट साइंटिफिक उस चीज का कोई प्रूवन फैक्ट नहीं होता है। तो वैसे अंधविश्वास से हम दूर रहें और लोगों को, उनके माइंड को साइंस ओरिएंटेड बनाएं, ना कि लाइक जस्ट जो जिस तरह से लोग होते हैं। तो आमतौर पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपकी सोच बदल सकती है, तो हमें वो लोगों की सोच बदलने की जरूरत है। मेंटल रिवॉल्यूशन, ये एक और प्रिंसिपल जो कि टेलर ने सजेस्ट किया था। अब इन प्रिंसिपल के साथ साथ कुछ टूल्स या कुछ एलिमेंट्स भी टेलर ने दिए हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको चीजों को, ऑर्गेनाइजेशंस को, प्रोजेक्ट्स को, असाइनमेंट्स को टाइमली कंप्लीट करने में या जो मैनेज करने में आपको हेल्प करते हैं। पहला है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर आपका टाइम स्टडी आता है, मोशन स्टडी आता है, मेथड स्टडी आता है, फैटिग स्टडी आता है। अब जो वर्क है, आपको जो भी गिवन वर्क है, जैसे कोई एक जॉब है, उस जॉब को आपको ब्रेक डाउन करना है। उसके जो भी टास्क होते हैं या एक्टिविटीज होते हैं जो उस जॉब में परफॉर्म किए जाते हैं, उन टास्क और एक्टिविटीज को आपको अलग अलग एस्पेक्ट के थ्रू या उस जॉब के अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम। अब टाइम स्टडी, तो कोई भी काम स्टार्ट करने से लेके कंप्लीट करने तक ऑन एन एवरेज कितना टाइम जाता है, अलग अलग सिचुएशंस में जब हम उस टास्क को परफॉर्म करते हैं, उस टाइम को परफॉर्म करते हैं, तो उस तरह के कैलकुलेशंस किए जाते हैं और फिर वहां से फाइनली एक एवरेज टाइम निकाला जाता है। दैट मींस ये काम इतने समय में हो जाना चाहिए। इफ नॉट, दैट मींस समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। तो वो चीजें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जब प्रोजेक्ट्स की बात आती है, कुछ टेक्निक्स होती है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, एक PERT और CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, देन प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक होती है। तो PERT CPM एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम लाइक शॉर्टेस्ट टाइम कितना हो सकता है किसी काम को करने के लिए। अगर कोई प्रोजेक्ट मैंने आज स्टार्ट किया, जैसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या और भी जब दूसरे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो प्रोजेक्ट्स का पूरा एक शेड्यूल आप तैयार करते हैं कि कब से कब तक कौन सी एक्टिविटी चलेगी और कब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बेसिस पे आप डेडलाइंस डिसाइड करते हैं। डेडलाइंस के अंदर काम हो गया, दैट मींस आपकी प्लानिंग अच्छी थी, आपका मैनेजमेंट अच्छा था। तो वैसे ही टाइम स्टडी, फिर मोशन स्टडी आती है आपकी। मूवमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जो भी फिजिकल मूवमेंट्स इंडिविजुअल्स के होते हैं या फिर आपका जो मटेरियल है, जब मटेरियल एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाता है तो वहां पर कितना एनर्जी, कितना लाइक एफर्ट्स आप लगाते हैं, कितना कॉस्ट उसके ऊपर आपको इंकर करना पड़ता है, क्या हम उसको इजी बना सकते हैं
क्या वो मोशन को कम किया जा सकता है? जैसे आप देखते हैं बहुत सारी जगहों पर कन्वेयर्स, बेल्ट्स, लिफ्ट्स, पुलीज, ये सारी चीजें जो होती है, जब आप प्रोडक्शन की बात करोगे तो वहां पर ये चीजें और डिटेल में कवर अप होती हैं। तो एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आपको सजेस्ट की गई है, बहुत सारे ऐसे टूल्स आपको बताए गए हैं जिसके थ्रू आप वो मोशन को कम से कम रख सकते हैं और मैक्सिमम रिजल्ट्स आप निकाल के दे सकते हैं। वैसे ही मेथड्स की जब मैं बात करता हूं तो एक्टिविटीज का फ्लो, उनकी जो इंटरकनेक्टिविटी है, उसके बेसिस पे क्या एक बेस्ट तरीका होता है किसी काम को करने का। तो मेथड्स की जब बात आती है, मशीन्स की जब बात आती है, कौन सी प्रोसेसेस, कौन सा फंक्शन कब कहां किसको लाइक प्रीसीडिंग फंक्शन क्या होगा, सक्सीडिंग फंक्शन क्या होगा, तो वो जो इंटरकनेक्टिविटी है वो मेथड स्टडी के अंदर आती है। और एक और चीज जो आती है एर्गोनॉमिक्स के अंदर, जो यहाँ पर कवर भी होती है, एर्गोनॉमिक्स का पार्ट है, दैट इज फैटिग, थकान। थक जाते हैं लोग, क्यों थकते हैं, कितना स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस बियर किया जा सकता है, क्या वर्किंग कंडीशंस होती हैं जो कि स्ट्रेसफुल होती हैं, उन सब चीज की स्टडी फैटिग स्टडी के अंदर होती है। तो ये सारी चीजें जो है आपको साइंटिफिकली पढ़ के, समझ के, इनका एनालिसिस करके जो भी है जॉब वहां पर आपको अप्लाई करना होता है। देन स्टैंडर्डाइजेशन इज देयर, हर चीज के लिए कुछ पैरामीटर्स, कुछ स्टैंडर्ड सेट करना। स्टैंडर्डाइजेशन इज द एक्टिविटी जहां पर हम क्या करते हैं, कुछ लिमिट्स डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, लाइक क्या चीजें परमिसिबल है, क्या नहीं है, कौन सा होना चाहिए, कितना होना चाहिए। मेजरमेंट्स की जब मैं बात करता हूं, मापदंड की जब मैं बात करता हूं, तो हर चीज के लिए कुछ मेजरमेंट और उस मेजरिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कुछ स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना इज मस्ट। अगर नॉन कंप्लायंस आता है तो अगेन उसके लिए क्या रेक्टिफिकेशन या क्या रेमेडियल एक्शन, क्या करेक्टिव एक्शन हम ले सकते हैं, वो चीज आइडेंटिफाई करना। तो एक और जो टूल है दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। हर चीज के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड्स बनाएं और कोशिश करें कि वो स्टैंडर्ड्स को हम फुलफिल कर पाए या उन स्टैंडर्ड्स को हम मीट आउट करें। देन कम्स फंक्शनल फोरमैनशिप। हर किसी को अपना काम क्लियरली पता होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स, तो वो जो डिपार्टमेंट्स है उन डिपार्टमेंट्स का बंटवारा होना चाहिए और हर एक फंक्शनल एरिया के अंदर हम लोगों के एक्सपर्टीज को बढ़ाएं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को एक काम असाइन कर दिया, किसी को कोई एक डिपार्टमेंट में हमने अपॉइंट किया है, तो हम ये चीज इंश्योर करें कि उस डिपार्टमेंट में जितनी भी फिर फर्दर प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज है या उस डिपार्टमेंट में अगर जितना हायर साइड पे वो पर्सन जा सकता है तो उसके लिए हम उसको सपोर्ट भी करें। तो फंक्शनल फोरमैनशिप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होना चाहिए। फंक्शनल फोरमैनशिप हमें डेवलप करने की जरूरत होती है अगर हम चीजों को मैनेज करना चाहते हैं। देन डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, जब रेम्युनरेशन की बात आती है, लोगों को पैसा देने की बात आती है, डिफरेंट नेचर का अगर कोई काम है तो बट ऑब्वियसली हमें उसे कुछ अलग रेम्युनरेशन देना पड़ेगा। आप एक जैसा लेट्स से वर्कर्स, तो हर तरह के वर्कर को हम एक जैसा पेमेंट नहीं दे सकते। हो सकता है कि वो चीज उसको डिमोरलाइज करे समवेयर समहाउ। जो जितना डिजर्व करता है उसको हम उसके अकॉर्डिंग पे करें, जो जितना आउटपुट देता है, जो जितने रिजल्ट्स निकाल के देता है, उन रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को पे करें, ना कि एक फ्लैट जो लाइक पेमेंट सिस्टम होता है हम उसको फॉलो करें, ठीक है। तो एक जैसा आपको स्ट्रक्चर मॉनिटरी, जब पेमेंट्स की बात आती है तो उसको लेकर एक जैसा कोई फिक्स या रिजिड स्ट्रक्चर हम ना रखें, रादर हम डिफरेंशियल, जो जितना डिजर्व करता है, जो जितना काम करता है उसको उसके काम के अकॉर्डिंग हम पैसा दें, ना कि जो पदभार उसको दिया गया उसके अकॉर्डिंग। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम होना चाहिए। एंड फाइनली कॉस्टिंग सिस्टम, कॉस्ट सेंटर्स की अगर मैं बात करता हूं, हर चीज को देखकर आप कॉस्ट सेंटर्स बनाएं, आप देखें कि कहां कितना पैसा आपका जाता है। बिकॉज जब मैं बिजनेस की बात करता हूं तो सारी चीजें आपके कैश इनफ्लोज के ऊपर डिपेंड करती है। तो कॉस्ट आप कोशिश करें कि जो भी आपकी ओवरऑल कॉस्ट होती है, ऑपरेशनल कॉस्ट, वो कम आए। आप अपने एक्सपेंसेस उसको थोड़ा सा कर्टेल करें। तो कहां कैसे हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं,
कैसे हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या फिर अगर मैं बात करूं कॉस्ट कटिंग की, तो वो दो एस्पेक्ट्स आपके कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर कवर अप किए जाते हैं। और इसके अलावा भी देयर आर फ्यू टिडबिट्स, उसके अलावा भी और कुछ थोड़ी बहुत मेथड्स आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दी हुई होंगी, आप उनको भी देखें। सो दिस इज अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, और साइंटिफिक मैनेजमेंट के टूल्स एंड टेक्निक्स। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में जो हमने बात की है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन, देन प्रिंसिपल्स एंड टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में इसके बेनिफिट और उसकी लिमिटेशंस की जब हम बात करते हैं तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Until then, take care of yourself और इसी तरह से लेक्चर्स देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।